दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज की डेट है 14 जुलाई 2023। आइए देखते हैं प्रीलिम्स मंत्रा में हम कौन कौन से इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के आर्टिकल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं। इस पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे डब्ल्यूएचओ के पैनल की रिपोर्ट के बारे में। इन्होंने एक केमिकल है आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे यूज होता है, दैट इज एस्पर्टेंस। ये आपके जनरली जैसे डाइट कोक होती हैं, शुगर फ्री च्युइंगम्स होती हैं या शुगर फ्री आइसक्रीम्स होती हैं, शुगर फ्री ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं, इसमें यूज होता है। बहुत कॉमन ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो शुगर का रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज होता है, ताकि जो लोग शुगर से ग्रसित हैं वो भी इन चीज़ों का इंजॉयमेंट ले सकें, या जो हेल्थ कॉन्शियस है वो भी इन चीज़ों को खा सकें। बट एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी रिसेंट टाइम में जिसने ये कहा था कि ये जो केमिकल है इसमें कैंसर कॉजिंग आपको एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो इस वजह से इससे हेल्थ के ऊपर खतरा है। बट यहाँ पर डब्ल्यूएचओ के पैनल ने ये कहा है कि इसका इंटेक आप जारी रख सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं है, क्योंकि जो करंट लेवल है कंजप्शन का वो काफ़ी कम है और इससे कैंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको इसी को याद रखना है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में, जिसके 4 ट्रेड पिलर्स हैं। पहला ट्रेड पिलर है जैसे सप्लाई चेन, दूसरा क्लीन इकोनॉमी, तीसरा फेयर इकोनॉमी एंड चौथा ट्रेड। अब देखिए भारत ने पहले 3 को तो ज्वाइन किया है, बट चौथे में हम ऑब्जर्वर स्टेटस लेके बैठे हुए हैं। अब ऐसा क्यों? देखिए चौथा जो पिलर है ये डील करता है आपकी सभी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड से। अब इससे हमारे जो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर है इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, जो हमारा डिजिटल सेक्टर है इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, एंड इवन जो लेबर लॉज हैं उनमें हमें चेंज करना पड़ेगा, तो लेबर सेक्टर के ऊपर भी काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो भारत ने अभी हाल फिलहाल के लिए ये कहा है कि मैं इस 14 देशों की जो ग्रुपिंग है, ट्रेड ब्लॉक है, जो इसके 3 पिलर में तो बैठूंगा, चौथे पिलर में डिस्कशन में पार्ट लूंगा, बट बाद में डिसाइड करूंगा कि मैं इसे ज्वाइन करना चाहता हूं कि नहीं। वैसे ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की शुरुआत हुई थी टोक्यो में पिछले साल यानी 2022 में। ये आपका जापान में है एरिया। अब ये जो ब्लॉक है ये 40% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है एंड ऑलमोस्ट 28% ग्लोबल ट्रेड को। तो वन ऑफ द बिगेस्ट आप ये कह सकते हैं ट्रेड ब्लॉक बनने वाला है ये वर्ल्ड का आने वाले समय में। अब इसमें कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं तो आपको याद रखना है वियतनाम, साउथ कोरिया, यूएसए, इसके अलावा जापान, फिलीपीन, ब्रुनेई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और इंडिया। तो ये 14 देश मिलके न्यू इंडो पैसिफिक ब्लॉक को बना रहे हैं। अब देखते हैं इसमें इंडिया का क्या स्टांस रहता है आने वाले समय में, बट अभी के लिए आपको इतना ही जानना था इस आर्टिकल में। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंट टाइम में ब्रैड ये न्यूज में रहा था। अब ये है क्या? देखिए आप सभी ने चैट जीटीपी के बारे में सुना होगा। ये गूगल का अपना खुद का वर्जन है चैट जीटीपी का, मतलब कहीं ना कहीं ये राइवल ब्रांड है गूगल का। ब्रैड अभी सभी देशों में रिलीज नहीं किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन यूनियन और उसके अलावा कुछ चुनिंदा देश जैसे ब्राजील में इसे लॉन्च किया गया। यहाँ पर गूगल का कहना यह है कि इसमें हर संभव प्रयास किए जाएंगे कि लोगों के डाटा को सिक्योर रखा जा सके और उनकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जा सके। और इसको डिले से लॉन्च करने का मकसद भी यही था कि हम इन पिलर्स के ऊपर वर्क कर सकें। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए ब्रैड क्या है, तो आपको याद रखना है कि गूगल के द्वारा एक एआई वर्जन लॉन्च किया गया चैट का। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे G20 की एक मीटिंग के बारे में। देखिए अभी रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर ने इस मीटिंग को, इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, जहां पर हमारा विजन क्या है फ्यूचर इंटरनेट के लिए, इसके बारे में बात हुई। अब यहां पर इन्होंने कहा कि भाई हम ना तो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, मतलब यहां पर एक्सेसिव फ्रीडम भी कहीं ना कहीं खतरे में डाल सकते हैं नेशन को, इसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए हमें, और ना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो भारतीय होम मिनिस्टर है इन्होंने कहा कि हमें अभी एक यूनिफॉर्म लॉ को लाने की ज़रूरत है, ताकि हम थ्रू आउट द वर्ल्ड ईजीली हैंडल कर सके जो इंटरनेट के थ्रू हमारे को थ्रेट आ रहे हैं। अब इसके लिए ज़रूरत ये है कि हम रियल टाइम बेसिस पे कैसे साइबर रिलेटेड इंटेलिजेंस को एक साथ शेयर कर सकें, ताकि हर देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम प्रोटेक्ट कर सकें। अभी के लिए हमारा मेजर कंसर्न ये है कि जो टेररिस्ट हैं ये यूज़ कर रहे हैं डार्क नेट को। डार्क नेट क्या होता है? ये एक इस तरह का इंटरनेट है जो आपको अनोनिमस रखता है, जहां आप अपने नाम की पहचान को छुपा के रख सकते हैं, और इसके थ्रू टेररिस्ट रेडिकल मटेरियल को स्प्रेड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये एक खतरे की घंटी है पूरे विश्व के लिए। अभी यहां पर लॉन्च किया गया साइबर वॉलंटरी स्क्वाड्स को। ये इनका काम क्या है? देखिए ये गवर्नमेंट को बताएंगे अनलॉफुल कंटेंट के बारे में, यानी गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री है आपकी उसको फ्लैग ऑफ करेंगे कि भाई ये आपका कंटेंट
अभी देश के लिए खतरनाक हो सकता है। और इसके साथ साथ यहाँ आपको याद रखना है कि वेरियस स्टूडेंट्स जो हैं आपके यूनिवर्सिटीज़ के, उनको इसमें इनरोल किया जाएगा ताकि आने वाले समय के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसमें साइबर वॉलंटरी स्क्वाड को लॉन्च किया गया था। इस आर्टिकल में इतना ही था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे डचनेस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। अब ये है क्या? देखिए, ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि ज़्यादातर मेल चाइल्ड में देखा जाता है। अब इसमें क्या होता है, डायस्ट्रोफिन जो कि आपका मसल से एक एंजाइम निकालने की प्रक्रिया का पार्ट है, मतलब यहाँ से कुछ एंजाइम निकलते हैं और जिसकी वजह से जो बॉडी है इसके मसल्स के अंदर ग्रीसिंग होती है, जिससे मसल्स का वेयर एंड टेयर कम होता है। अब जब भी बॉडी में डायस्ट्रोफिन नहीं होता है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि मसल्स डैमेज होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है और लेटेस्ट स्टेज पे ये देखा जाता है कि जो पर्सन इससे इन्फेक्टेड है वो व्हीलचेयर बाउंड हो जाता है। इससे अल्टीमेटली प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है उस पर्सन की। पहले कहा जाता था कि 1960-70 के दशक में अगर किसी पर्सन को ये बीमारी हुई है तो वो महज 18 साल तक ही जीवित रहता था, बट अभी कुछ ट्रीटमेंट के थ्रू हम इस लाइफ को एक्सटेंड कर पाए हैं 30 से 35 साल तक। अब इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, अभी हाल फिलहाल में हम जीन थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सोस्किपिंग का यूज़ कर रहे हैं, देन डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह। इससे हम कहीं ना कहीं जो पेशेंट की लाइफ है उसे इंक्रीज कर पाते हैं। अभी हाल फिलहाल में इंडिया और जापानीज जो रिसर्चर्स हैं, क्योंकि देखिए जापान में इसके 5000 केसेस देखने को मिलते हैं और इंडिया में लगभग 80,000 केस देखने को मिलते हैं, इन्होंने मिलकर एक नोवल बेटा ग्लूकेन को बनाया है जो कि आपका N63 स्ट्रेन जो है यीस्ट का, जिसका नाम है ओरियो बेसिडम। इसके थ्रू हम इसको ट्रीट करना चाहते हैं। ये एज अ सप्लीमेंट यूज़ किया गया। जैसे मान लीजिए किसी की कोई नॉर्मल दवाइयाँ चल रही हैं, उसके साथ ये एज अ फूड सप्लीमेंट के तौर पे लोगों को दिया गया है। ये कॉमन आपका फूड एडिटिव है जो जापान में यूज़ किया जाता है। अब इसका आउटकम ये रहा कि मसल्स की वीकनेस में कमी आई, साथ के साथ मसल डैमेज कम हुआ और लोगों के मसल्स में जो इससे इन्फेक्टेड थे बीमारी से, उनकी मसल्स में स्ट्रेंथ देखने को मिली एंड इसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट भी नहीं था। तो आने वाले समय में माना जा रहा है कि ये एक मेजर क्योर के तौर पे काम कर सकता है, जिससे हम पेशेंट की लाइफ को और लॉन्ग लास्टिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी हाल फिलहाल में भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड है इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। अब डिक्लाइन के पीछे मेजर कारण ये बताया जा रहा है कि चाइनीज इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। अब इसमें आपको एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि देखिए, पहले हमारा जो ट्रेड हुआ करता था चाइना के साथ वो बहुत ज़्यादा डेफिसिट में था, अराउंड $60 बिलियन के आसपास। अभी ये घट के $40 बिलियन के आसपास पहुंच गया। तो यहाँ पर जो चाइना के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ कस्टम है, इन्होंने इस बात की इंफॉर्मेशन और पुष्टि दी है कि 2 सालों से चाइना और इंडिया का ट्रेड अपने पीक पे था, बट अभी हाल फिलहाल में इसमें कमी देखने को मिली है। भारतीय तरफ से जो इंपोर्ट किए जाते हैं उन गुड्स में सबसे पहला आता है आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, फिर केमिकल्स को इंपोर्ट किया जाता है, कुछ मशीनरी जैसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरीज को हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ ऑटो कंपोनेंट्स आते हैं और कुछ मेडिकल सप्लाईज भी हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। इन सभी में हाल फिलहाल में कमी देखने को मिली है। और ये जो मैंने आपको फिगर दिया ना 60 और 40 वाला, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पेपर आते आते वो चेंज हो सकती है। यहाँ पर आप याद रखना कि सेम टाइम फेज में लगभग पिछले साल 60 के आसपास आपका ट्रेड रहा था, $60 बिलियन, और अभी 40-50 के आसपास ये ट्रेड रहा है। तो कुछ कमी देखने को मिली है। ओवरऑल जो भारत और चाइना का ट्रेड है वो $135 बिलियन का है पिछले साल का। तो ये मत याद रखना कि क्या फिगर है इसमें, बस ये याद रखना कि क्या ट्रेंड रहा है। जनरली हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा था, बट अभी हाल फिलहाल में थोड़ा डिक्रीज देखने को मिल रहा है ट्रेड के अंदर। बस इतना याद रखेंगे तो आपको प्रीलिम्स में कोई भी स्टेटमेंट आएगी तो उसे एड्रेस करने में इजी रहेगा। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडोनेशिया के बारे में। देखिए, इंडोनेशिया से कुछ आपकी ज्वेलरीज वगैरह आ रही थी, गोल्ड ज्वेलरीज। अब इसकी शिपमेंट के ऊपर भारत ने बैन लगा दिए। अब पूरी कहानी को समझते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए, हमारा आसियान कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब यहाँ से जो सामान आता है वो लगभग ड्यूटी फ्री है। अब इसका कई देश नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अब वो क्या करते हैं, जैसे मान लो चाइना है, चाइना ने पहले अपना सामान भेजा इंडोनेशिया और फिर इंडोनेशिया से रीरूट करके इंडिया भेज दिया। अब होता क्या है कि चाइना के ऊपर हम ट्रेड ड्यूटीज़ वगैरह या टैरिफ वगैरह इम्पोज करते हैं। अब होता यह है कि चाइना इसको सरपास करने के लिए किसी थर्ड कंट्री से इसको भारत भेजता है ताकि इसे ट्रेड फ्री रूट के थ्रू वो ईजिली इंडिया में
इंपोर्ट करवा सके। अब भारतीय सरकार को कैसे पता लगा? देखिए, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया से कभी भी गोल्ड ज्वेलरी का इतना ज़्यादा इंपोर्ट नहीं हुआ था भारत के अंदर। अब रिसेंटली हम अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें लगा कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है हमारे साथ, तो इस वजह से अभी इस शिपमेंट्स के ऊपर बैन लगा दिया गया है। अगर गोल्ड रिजर्व की भारत के अंदर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बिहार में देखने को मिलता है, फिर राजस्थान, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल। अगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात की जाए तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश सबसे आगे हैं। कोलार और हुती गोल्ड फील्ड्स ये प्रोमिनेंट फील्ड्स हैं जहां से हम माइनिंग करते हैं। अब यहाँ एक टर्म हमने यूज़ की है, करंट अकाउंट डेफिसिट। अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, एक टर्म होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि दो देशों के बीच में कितना आयात और निर्यात हो रहा है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना चल रहा है। अब यहाँ इसके बैलेंस को ही कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। वैसे तो टेक्निकली बोले तो इसे जीरो होना चाहिए, मतलब किसी देश से कितना आपके पास इंपोर्ट आ रहा है और कितना आप उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये दोनों का जो सम है वो हमेशा जीरो होना चाहिए, बट होता नहीं है ऐसा। अब इसमें आपके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, करंट अकाउंट की बात की जाए तो यहाँ पर आप जनरली डे टू डे गुड्स के अंदर डील करते हैं। जैसे इसके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इनविजिबल और एक होता है आपका विजिबल। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, विजिबल पार्ट की बात करें तो ये डील करता है आपके गुड्स से। मतलब अगर मान लीजिए भारत से हम कोई मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या भारत में हम कोई मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट कर रहे हैं, या कार इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सभी आपके गुड्स की कैटेगरी में आते हैं जिसे आप टच कर सके, तो ये विजिबल कंपोनेंट में आते हैं। इनविजिबल के तीन कंपोनेंट फर्दर हैं। एक आता है आपका सर्विसेज। जैसे एग्जांपल देना चाहूँगा, भारत के कॉल सेंटर कई बार जैसे माइक्रोसॉफ्ट के लिए कॉल करते हैं या अमेजॉन के लिए कॉल करते हैं, जो वर्ल्ड ओवर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, तो वो सभी आपके सर्विसेज के कंपोनेंट आ जाते हैं। फिर आता है आपका इनकम। जैसे इनकम में आप एग्जांपल ले सकते हैं टाटा का। अब टाटा ने जैसे जैगवार अक्वायर कर रखी है, तो जैगवार से जो इनकम आ रही है, या गूगल भारत से जो पैसा कमाकर यूएस से लेके जा रहा है, वो सभी आपके इनकम के कंपोनेंट बनेंगे। देन थर्ड कंपोनेंट में आ जाते हैं आपके गिफ्ट, डोनेशन एंड रेमिटेंसेज। रेमिटेंसेज क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, उसका ब्रदर सिस्टर कोई बाहर रहता है विदेश में, जैसे यूएस से, वो उसे कुछ पैसे भेज रहा है डॉलर में, यानी उसके अकाउंट में कुछ पैसे भेज रहा है, तो यहाँ पर ये आपके रेमिटेंसेज के फॉर्म में आ गया। अब मान लो इसके ब्रदर ने इसके लिए एक गिफ्ट में फ़ोन भेजा, तो वो गिफ्ट में आ गया। अब मान लीजिए भारत को बिल गेट्स ने अभी जो फ्लड्स चल रहे हैं इसके कारण कुछ मनी डोनेट की, तो वो डोनेशन का पार्ट बन गया। मतलब यहाँ पर ये सभी कहलाते हैं आपके ट्रांसफर पेमेंट, जिसमें सिंगल साइड पेमेंट रहती है, ये डबल साइड पेमेंट नहीं है। मतलब जो आपके पास पैसा आया है उसके लिए आपको वापसी में कुछ नहीं देना होता। तो ये सभी आपके करंट अकाउंट के पार्ट हैं। हम इसी करंट अकाउंट डेफिसिट को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कैपिटल अकाउंट में आप तीन चीज़ों को याद रखें। देखिए, कैपिटल अकाउंट को समझाने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसमें लॉन्ग टर्म आपके पास पैसा आएगा। अब लॉन्ग टर्म में एफडीआई या एफआईआई हो सकता है, यानी यहाँ पर आप समझ के चलें, एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे एक कंपनी है एप्पल ने भारत के अंदर निवेश किया, अपने खुद का प्लांट स्टार्ट किया, तो उसे हम एफडीआई कहेंगे, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफआईआई क्या होता है? यहाँ पर पर्सन स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, आर्नोल्ड है, आर्नोल्ड ने सोचा कि भाई भारतीय मार्केट अभी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, तो आइए कुछ शेयर खरीद लेते हैं किसी कंपनी के। जैसे उन्होंने टाटा का खरीद लिया या रिलायंस का शेयर खरीद लिया, तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है एफआईआई। देन बोरोइंग होता है आपका एक कंपोनेंट। अब बोरोइंग में क्या आ जाता है? यहाँ पर दो कंपोनेंट रहते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से कुछ लोन लिया या एशियन डेवलपमेंट बैंक से कुछ लोन लिया, तो ये सभी आपके किस पार्ट में आ जाएंगे? गवर्नमेंट बोरोइंग में। एक होती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब इसमें जैसे प्राइवेट इंडस्ट्री है, जैसे रिलायंस या आपकी अडानी ग्रुप्स, इन्होंने कहीं से बाहर से पैसा उठाया, जैसे मान लीजिए यूएसए के किसी बैंक से पैसा उठाया, तो वो कैपिटल अकाउंट में आ जाता है बोरोइंग सेक्शन के एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में। इसके अलावा डिपॉजिट्स होते हैं। अब डिपॉजिट में जैसे एफडी है, यानी फिक्स डिपॉजिट। जैसे मान लीजिए कोई एनआरआई है, इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं अक्षय कुमार का। अब इन्होंने इंडिया के अंदर मान लो 50 करोड़ की एक एफडी करवाई। यहाँ पर ये अमाउंट आपकी डिपॉजिट में कैपिटल अकाउंट को दर्शाती है, क्योंकि ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये इंडिया का स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये तीनों ही। वेयर एज करंट अकाउंट में हम थोड़ा वीक हैं, जैसे गुड्स के अंदर यानी विजिबल पार्ट में, और उसके अलावा जो इनकम पार्ट है उसमें। बाकी करंट अकाउंट में भी सभी कंपोनेंट में हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक रहती है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम दो बीमारियों के बारे में जानेंगे।
एक टीबी और दूसरा है डायबिटीज, जिसे कई बारी टाइप 2 डायबिटीज भी बोला जाता है या डायबिटिक मिलेटस भी बोला जाता है। अब डायबिटिक मिलेटस क्या होता है? जहां पर आपका इंसुलिन जो है वो काम नहीं करता है बॉडी के ऊपर। इंसुलिन बेसिकली ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अब इसके टीके लगते हैं जिस भी पर्सन को डायबिटीज होती है। बट अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज है जो कि जेनेटिक है, मतलब पेरेंट से बच्चों को आती है, इस बीमारी में आप देखेंगे कि पर्सन के ऊपर इंसुलिन का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। अब इसके लिए रेमेडी क्या रहती है? आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए और डाइट के ऊपर कंट्रोल रखिए, मतलब ग्लूटेन फ्री आप चीज़ों को यूज़ करें। इसमें मिलेट्स भी हो सकते हैं। अब दूसरी यहाँ पे बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम रहता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये जनरली आपके लंग्स के ऊपर इम्पैक्ट करती है, इसीलिए इसे पल्मोनरी टीबी बोला जाता है। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लंग्स के ऊपर इम्पैक्ट करती है, बाकी एरिया में जब ये देखने को मिलती है तो इसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोला जाता है। ये आपकी कोई रिसेंट टाइम की बीमारी नहीं है, एंशिएंट डिजीज है ये, जो कि इजिप्ट में देखने को मिली थी 3000 साल पहले भी। जनरली ये कम्युनिकेबल डिजीज है जो कफ, स्नीज और स्प्लिट के थ्रू फैलती है और इसके सिम्टम रहते हैं चेस्ट में पेन, बॉडी में वीकनेस, वेट लॉस, फीवर और नाइट स्वेट्स, यानी रात को पसीना आना। अब यहाँ इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? देखिए, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो भी पर्सन टीबी से ग्रसित हैं, अगर उसको शुगर भी है तो उसके अंदर साइन एंड सिम्टम ऐसे नहीं रहते हैं। उसमें साइन एंड सिम्टम में कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उसे डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि जिस भी पर्सन को डायबिटीज़ है, अगर उसे ट्यूबरक्लोसिस होता है तो उसमें री इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और उस पर्सन की डेथ की चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर आपकी जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। यहाँ पर सजेशन में ये कहा जाता है कि भाई हमें एक होलिस्टिक पॉलिसी डेवलप करने की ज़रूरत है, जिससे हम जिन भी पेशेंट के अंदर टीबी के सिम्टम देखते हैं उनमें हम ये जांचने की कोशिश करें कि क्या उन्हें डायबिटीज़ भी है। अगर डायबिटीज़ हो तो उनके लिए एक होलिस्टिक पॉलिसी मेंटेन करने की हमें ज़रूरत है। और साथ के साथ वाइस वर्सा, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो क्या उसे ट्यूबरक्लोसिस भी है, इसके बारे में भी हमें जांचना चाहिए, ताकि होलिस्टिकली एक पॉलिसी डेवलप करके हम बहुत से लोगों की जान बचा सके। क्योंकि भारत के अंदर डायबिटीज़ के पेशेंट लगभग 74 मिलियन है और ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट मोर देन 2.6 मिलियन है। तो हमें इस डबल बर्डन को कम करना है और इसके लिए एक होलिस्टिक पॉलिसी की रिक्वायरमेंट यहाँ रहती है। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फ्री में ये नोट्स को पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।